हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम गाइस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, मिका, लीड, लाइमस्टोन, इन सब मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन एक सवाल, ये सब मिनरल्स काम कैसे करेंगे अगर एनर्जी ही नहीं होगी? फैक्ट्री चलानी है, एनर्जी चाहिए। ट्रेन चलानी है, एनर्जी चाहिए। घर में लाइट जलानी है, एनर्जी चाहिए। फोन चार्ज करना है तो भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बिना सब कुछ बंद है, सब कुछ। और यही है पार्ट 2, चैप्टर नंबर 12, इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 2। आज पढ़ते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो रिसोर्सेज जो इस देश की इकोनॉमी की हार्ट बीट है। स्टूडेंट्स, पहले एक बिग पिक्चर समझते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज एक्चुअली होते क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। किसी भी नेशन की इकोनॉमी डेवलपमेंट में एनर्जी रिसोर्सेज का एक क्रिटिकल रोल होता है। इंडस्ट्रीज चलती है, इकोनॉमी बढ़ती रहती है, सब एनर्जी की वजह से। अब ये एनर्जी रिसोर्सेज मेनली 4 है: कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस और एटॉमिक मिनरल्स। लेकिन क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन्हें हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप कन्वेंशनल या कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। ये नॉन रिन्यूएबल भी है, मतलब एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा, लाखों सालों में बनते हैं। इसमें आते हैं कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस और एटॉमिक मिनरल। इन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये सब होते हैं। यानी बेसिकली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है या कन्वेंशनल एनर्जी या कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज, तीनों एक ही है। इनका मतलब है कि जो एक बार यूज हो गया वो वापस नहीं आ सकता। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गए, एटॉमिक एनर्जी हो गया, एटॉमिक मिनरल्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई जो एक बार यूज होती है तो वो वापस आ सकती नहीं है। दूसरा ग्रुप होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये रिन्यूएबल है, मतलब कभी खत्म नहीं होते, नेचर से बार बार मिलते हैं। इसमें आता है हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल एनर्जी। यानी नॉन रिन्यूएबल जो पहला ग्रुप है, जिसे हम कन्वेंशनल बोलते हैं, यानी कि वो एक ही बार यूज कर सकते हैं। और दूसरा है रिन्यूएबल, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जो हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। वो नेचर से हमें बार बार मिलता है, जैसे सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, जो हवा और धूप से चलता है, जो हमें डेली मिलता है। एंड थर्ड ग्रुप है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। ये वो है जो मार्केट में बिकते नहीं, घर पे ही यूज होते हैं। पीट कोल, फायरवुड यानी लकड़ी, डंग यानी गोबर, ये सब नॉन कॉमर्शियल रिसोर्स है। गांव में आज भी बहुत लोग कुकिंग के लिए लकड़ी और गोबर का यूज करते हैं, गोबर के उपलों का यूज करते हैं। ये है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज, जो मार्केट में नहीं मिलते बट लोग घर में उसका यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज कोल पर चलते हैं, यानी कि कोयला। इंसान कोल को एशियन टाइम से एनर्जी के लिए यूज करता आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कोल बनता कैसे है? चलते हैं पास्ट में, बहुत बहुत दूर पास्ट में। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले, यानी 25 करोड़ इयर्स अगो, उस टाइम कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं। धरती पे बहुत डेंस वेजिटेशन थी, जंगल्स पे जंगल्स थे, बड़े बड़े पेड़ थे, प्लांट्स थे और एनिमल्स भी थे। फिर क्या हुआ? टेक्टोनिक मूवमेंट्स, यानी धरती की प्लेट्स हिली, भूकंप जैसे हलचल हुए। इस वजह से ये सारी वेजिटेशन, ये पूरे जंगल धरती के अंदर दब गए, जमीन के नीचे। नीचे क्या था? एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर। इन ट्रीज और एनिमल्स ने जो कार्बन कंटेन किया था वो ग्रेजुअली कंबस्ट हुआ, धीरे धीरे जलता रहा मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हीट और प्रेशर की वजह से जो पेड़, जो जंगल नीचे जमीन में चले गए थे, वो उनके कार्बन की वजह से जलते रहे। और इस प्रोसेस का रिजल्ट हुआ कोयला, यानी कि कोल। ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। जो ट्रीज आज से 25 करोड़ साल पहले थी, वो आज आपके घर में बिजली दे रही है थ्रू कोल। कोल मिलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक में, मतलब लेयर्स वाली रॉक्स में। अब कोल की इंपॉर्टेंस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है? स्टीम इंजन आया और कोल का यूज एकदम से बढ़ गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी आई और कोल बन गया थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स। आज भी इंडिया की ज्यादातर बिजली कोल से बनती है, थर्मल पावर प्लांट्स में। कोल के बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत यूजफुल है। कोल टार, एमोनिया गैस, बेंजियोल और क्रूड ऑयल, ये सब इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। अब कोल के 4 टाइप्स:
कार्बन कंटेंट के बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोयले के 4 टाइप्स है। एंथ्रेसाइट कोल सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी, कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा 90% से ऊपर, सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। ये रेयर है, मतलब ये बहुत कम देखने को मिलता है, बट सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। सेकंड है बुटुमिनियस कोल, सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोल यही है। थर्मल प्लांट्स में यही यूज होता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में भी यही कोल यूज होता है। थर्ड है लिग्नाइट कोल, लोअर क्वालिटी ब्राउन कोल भी कहते हैं इसे, गुजरात में यही मिलता है। फोर्थ है पिट कोल, सबसे लोवेस्ट क्वालिटी, कार्बन कंटेंट बहुत कम, अभी भी फॉर्मिंग स्टेज पे है, नॉन कॉमर्शियल यूज में आता है। अब इंडिया में कोल कहाँ मिलता है? मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर कोयला मिलता है। उसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, असम और गुजरात भी कोल प्रोड्यूस करते हैं। गुजरात में अगर बात करें तो स्पेसिफिकली में कच्छ, भरूच, महसाणा, भावनगर, सूरत, यहाँ कोल की फील्ड्स है और गुजरात में मिलने वाला कोल लिग्नाइट टाइप का होता है। ये था पूरा कोल के बारे में। अब चलते हैं मिनरल ऑयल्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब एक ऐसा रिसोर्स जिसके बिना आज की दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती, मिनरल ऑयल यानी पेट्रोलियम, कच्चा तेल। पहले समझते हैं ये बना कैसे। बहुत पुराने जमाने में, करोड़ों साल पहले, ओशियंस और रिवर्स के पास एनिमल्स और वेजिटेशंस बड़े अमाउंट में थे। ये सब धरती के अंदर दब गए और कन्वर्ट हुए हाइड्रोकार्बन्स में, यानी कार्बन्स और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में थे। फिर टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से धरती की प्लेट्स हिली, ये लिक्विड लेयर्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ आने लगी, कुछ समुद्र के नीचे चली गई ऑफशोर ऑयल फील्ड्स, कुछ रॉक के बीच में रुक गई ऑनशोर ऑयल फील्ड। यानी कि जो समंदर में से तेल निकाला जाता है उसे ऑफशोर ऑयल फील्ड बोला जाता है, और जो जमीन में से तेल निकाला जाता है उसे ऑनशोर ऑयल फील्ड कहा जाता है। अब इंडिया में पेट्रोलियम की डिस्कवरी की हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। 1866 में इंडिया का पहला ऑयल वेल खोदा गया, यानी कि तेल का कुआं खोदा गया आसाम में। ये एक एक्सपेरिमेंट था। 1867 में मकूम, आसाम से पहली बार एक्चुअल मिनरल ऑयल निकाली गई। ये इंडिया में पेट्रोलियम की ऑफिशियल बिगनिंग थी, यानी पहली बार हमने इंडिया के आसाम से तेल निकाला था। फिर धीरे धीरे और ऑयल फील्ड डिस्कवर हुए पूरे इंडिया के अंदर। अब इंडिया के ऑयल फील्ड्स को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये याद रखना कि इंडिया के कौन से 5 जोन है या कौन से 5 जोन्स है जहां पर ऑयल फील्ड्स बनाए गए। पहला है नॉर्थ ईस्ट जोन, जिसके अंदर इंक्लूड होता है आसाम, इंडिया का पहला ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया, डिगबोई और नाहर खातिया। कौन से में? नॉर्थ ईस्ट जोन में। सेकंड है गुजरात जोन, आपका अपना स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड जो जोन है वो गुजरात जोन है। थर्ड है बॉम्बे हाई जोन, अरेबियन सी में ऑफशोर, मुंबई कोस्ट के पास इंडिया का लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड है यहाँ पर। तो थर्ड जोन कौन सा है? बॉम्बे हाई जोन। फोर्थ है ईस्टर्न कोस्ट जोन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, आंध्र प्रदेश कोस्ट होता है इसके अंदर। और फिफ्थ है राजस्थान जोन, बाड़मेर एरिया, रिलेटिवली न्यू डिस्कवरी है, यहाँ पर अभी तेल निकाला जा रहा है। तो ये है इंडिया का 5वां जोन। टोटल 5 जोन है। पहला नॉर्थ ईस्ट जोन, सेकंड गुजरात जोन, थर्ड बॉम्बे हाई जोन, फोर्थ है ईस्टर्न कोस्टल जोन एंड फिफ्थ है राजस्थान जोन। अब गुजरात के ऑयल फील्ड्स के बारे में डिटेल्स में। इंडिपेंडेंस के बाद 1958 में गुजरात में पहली बार ऑयल मिला, लुनेज में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब ये आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। फिर ऑयल फील्ड्स एक्सपांड हुए, अंकलेश्वर, महसाणा, कलोल, नवागाम, कोसांबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच और भावनगर तक, यहाँ सारी जगह पर ऑयल फील्ड्स डिस्कवर हुई, यानी कि एक्सपांड किया गया। अंकलेश्वर ये गुजरात का और इंडिया का एक मेजर ऑन शोर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है। अब मिनरल ऑयल रिफाइनिंग, क्रूड ऑयल जो निकला है वो डायरेक्टली यूज नहीं होता, उसे रिफाइन करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है, तभी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी मिलता है। इंडिया में रिफाइनरीज कहाँ है जो क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी में रिफाइन करते हैं? तो गुवाहाटी में, बराउनी में, कोयाली, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता और हल्दिया के अंदर रिफाइनरीज देखने को मिलती है।
और स्टूडेंट्स एक वर्ल्ड रिकॉर्ड याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? जामनगर गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। गुजरात का और इंडिया का एक मैटर ऑफ प्राइड है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में है। तो स्टूडेंट्स अब तीन एनर्जी रिसोर्सेज में से तीसरा और लास्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक्चुअली पेट्रोलियम का एक कंपेनियन है। जहां पेट्रोलियम होता है वहां नेचुरल गैस भी होती है, दोनों साथ साथ मिलते हैं फिर एक प्रोसेस में अलग किए जाते हैं। नेचुरल गैस की दो खास क्वालिटीज है जो उसे स्पेशल बनाती है। पहला चीपर है, कोल और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में नेचुरल गैस सस्ता एनर्जी रिसोर्स है। दूसरा नॉन पॉल्यूटेंट है, ये एक क्लीन फ्यूल है, जलने पे बहुत कम पॉल्यूशन करता है, इसलिए आज सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस व्हीकल्स में प्रमोट किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल से ज्यादा क्लीन है, कम पॉल्यूशन करता है। अब इंडिया में नेचुरल गैस रिजर्वर्स कहाँ है? खंबात बेसिन, ये गुजरात में है। खंबात की खाड़ी के एरिया में नेचुरल गैस मिलती है। सेकंड है कावेरी बेसिन, तमिलनाडु कोस्ट के पास ऑफ शोर रिजर्व में। थर्ड है जैसलमेर, राजस्थान डेजर्ट एरिया में भी नेचुरल गैस मिलती है। और अब एक गुजरात का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंकलेश्वर गुजरात, ये इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व माना जाता है। वही अंकलेश्वर जो पेट्रोलियम के लिए भी फेमस है, नेचुरल गैस में भी नंबर 1 पोजीशन गुजरात का है। सोचते हैं सेकंड के लिए, आपके घर में जो पीएनजी आता है पाइपलाइन से गैस, ये जो सीएनजी ऑटो रिक्शा में होती है वो अल्टीमेटली नेचुरल गैस ही है। और उस गैस का एक बड़ा सोर्स गुजरात में भी है, अपना स्टेट का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। स्टूडेंट्स अब एक सिंपल सवाल, कोल कितने सालों में बना? 25 करोड़ साल में। पेट्रोलियम कितने सालों में बना? कुछ करोड़ों सालों में। अब हम यूज कर रहे हैं कितनी तेजी से? सिर्फ 200 साल में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से हमने कोल और पेट्रोलियम का इतना बड़ा हिस्सा यूज कर लिया है। मतलब सिंपल में ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, खत्म हो रहे हैं। इसलिए दुनिया एक नए डायरेक्शन में जा रही है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ। ये क्या है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी। इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होते। कुछ लोग इन्हें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं, मतलब जिन्हें एग्जॉस्ट ही नहीं किया जा सकता। सूरज रोज उगता है, सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। हवा चलती रहती है, विंड एनर्जी मिलती रहेगी। समुद्र में लहरें आती रहती है तो टाइडल एनर्जी मिलती रहेगी। ये रिसोर्सेज नेचर का गिफ्ट है, फ्री में, क्लीन है और अनलिमिटेड है। और दुनिया ने ये समझ लिया है। यूएस, रशिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड और जापान, ये सब कंट्रीज नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया भी पीछे नहीं है। 1981 में इंडिया ने केस एस्टैब्लिश किया, CASE, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इंडिया का ऑफिशियल स्टेप था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ। और गुजरात में जेडा, GEDA, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये स्पेसिफिकली गुजरात में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलप करने के लिए काम कर रही है। जेडा गुजरात के लिए वही है जो केस इंडिया के लिए है। जेडा यानी GEDA जो गुजरात लेवल पर काम करता है, केस यानी CASE जो पूरे नेशन इंडिया के लिए काम करता है। स्टूडेंट्स एक फैक्ट से शुरू करते हैं। अब हम लोग इन एनर्जीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोलर एनर्जी की। सूरज जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वो अकेला इतनी एनर्जी देता है कि अगर हम 1 घंटे की सनलाइट कैप्चर कर सके तो पूरी दुनिया की 1 साल की एनर्जी जरूरत पूरी हो जाएगी। 1 घंटे में पूरी दुनिया की 1 साल की एनर्जी, ये है सोलर एनर्जी की पावर। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सीधा या इनडायरेक्ट धरती पे जो भी एनर्जी है वो अल्टीमेटली सन से आती है। कोल बना क्योंकि सन की वजह से प्लांट थे, पेट्रोलियम बना क्योंकि सन की वजह से लाइफ की। बायोस्फीयर मतलब पूरा लिविंग वर्ल्ड सन की एनर्जी से रहता है। और इंडिया ने सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस की है। सोलर कुकर से कुकिंग होती है, LPG नहीं चाहिए। सोलर हीटर से घर में पानी गर्म होता है, बिजली नहीं चाहिए। सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 हो जाता है। अब एक गुजरात स्पेसिफिक फैक्ट जो एग्जाम में भी आ सकता है,
गुजरात स्टेट गेट्स मैक्सिमम सोलर एनर्जी इन इंडिया। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी गुजरात को मिलती है, क्योंकि गुजरात में साल में सबसे ज्यादा सनी डेज रहते हैं, यानी कि गुजरात में ऑलमोस्ट साल के मैक्सिमम दिन धूप रहती है, क्लियर स्काई और स्ट्रॉन्ग सनलाइट होती है। और जेडा ने क्या किया, जेडा ने छानी वडोदरा के पास एक सोलर कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश किया 10 टन कैपेसिटी की, जहां क्रॉप्स रेफ्रिजरेट होते हैं सोलर एनर्जी पे। किसान को बिजली का बिल नहीं आता, यानी कि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो जेडा ने, यानी कि जो हमने ऊपर देखा था कि गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उन्होंने हमारे वडोदरा के पास छानी नाम की जगह पर 10 टन की कैपेसिटी वाला कोल्ड स्टोरेज बनाया है, जो पूरा सोलर एनर्जी पे चलता है। और आज सोलर पैनल्स यूज हो रहे हैं उन विलेजेस में स्ट्रीट लाइट्स के लिए जहां बिजली ही नहीं पहुंची, फार्म्स में इरिगेशन के लिए, गांव में टेलीविजन चलाने के लिए भी हर गांव में सोलर पैनल्स एक्सपांड किए जा रहे। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज, मधोपुर भूज के पास गुजरात में एक सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया है, स्पेसिफिकली सेलाइन ओशन वाटर को डीसेलाइनेट करने के लिए, मतलब खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए सोलर एनर्जी से। आज सोलर एनर्जी यूज पूरे देश में कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ये फ्यूचर है। अब आता है विंड की तरफ। स्टूडेंट्स, कभी सोचा है हवा चलती क्यों है? सन धरती को हीट करता है, हर जगह इक्वल हीट नहीं होती, कुछ जगह ज्यादा, कुछ जगह कम। इस टेम्परेचर डिफरेंस से एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर और लो प्रेशर पॉकेट्स बनते हैं, और हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब विंड एनर्जी भी अल्टीमेटली सोलर एनर्जी का एक फॉर्म है। सन ही विंड क्रिएट करता है, और उस विंड को हम टरबाइन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं विंड मिल से, यानी कि पवन चक्की से। इंडिया में विंड एनर्जी कोस्ट पे और ओपन स्पेसिस पे बेस्ट मिलती है, जहां हवा तेज और कंसिस्टेंट होती है। और इंडिया का रिकॉर्ड क्या है विंड एनर्जी में? इंडिया इज 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू विंड। इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 5 पर आती है विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में। अब स्टेट्स जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और केरला। गुजरात लिस्ट में पहले नंबर पर है। अब स्पेसिफिकली गुजरात में कहाँ है विंड फार्म्स? लांबा विलेज, जामनगर के पास विंड फार्म्स ऑपरेट हो रहे हैं। मांडवी कच्छ के सी कोस्ट के पास विंड फार्म्स है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विंड मिल से देवभूमि, द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में। सोचते हैं एक सेकेंड, कच्छ का रण वास्ट फ्लैट लैंड, सी कोस्ट, स्ट्रॉन्ग विंड्स, परफेक्ट लोकेशन है विंड एनर्जी के लिए, जहाँ तेजी से हवा चलती है और ज्यादा से ज्यादा हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक ऐसा एनर्जी रिसोर्स जो लिटरली वेस्ट टू वेल्थ का एग्जांपल है, यानी कि वेस्ट चीज से पैसा बनाना, बायोगैस। ये कैसे बनता है, सुनो केयरफुली। यूजलेस एग्रीकल्चर मटेरियल, फसल के बाद जो बकवास बचता है, फसल के बाद जो मतलब कचरा बचता है, भूसा बचता है, वो मोलासेस यानी शुगर केन का बचा हुआ रेसिड्यू, वेजिटेशन के टुकड़े, एनिमल डंग यानी कि गोबर और ह्यूमन एक्सट्रैक्टा भी, ये सब एक बायोगैस प्लांट में जाते हैं। यहाँ ये सब डिकम्पोजिस होते हैं, यानी बैक्टीरिया इन्हें तोड़ तोड़ के कंज्यूम करता है। इस प्रोसेस में क्या निकलता है, मीथेन गैस। और मीथेन एक इनफ्लेमेबल गैस है, जलने वाली गैस। इसी से कुकिंग होती है, लाइटनिंग होती है। लेकिन एक और बोनस, जब ये मटेरियल यूज हो जाता है, गैस निकलने के बाद जो बचता है वो होता है एक प्रीशियस फर्टिलाइजर, यानी कि खाद। और ये खाद अलग अलग तरीके से खेत के अंदर यूज होता है क्रॉप्स उगाने के लिए। तो एक ही चीज से दो फायदे, एनर्जी भी मिलती है और फर्टिलाइजर भी मिलता है। बायोगैस और सोलर एनर्जी मिलके इंडिया के गांव बदल सकते हैं, विलेजेस क्लीनर हो सकते हैं, डोमेस्टिक एनर्जी की जो स्कैरसिटी खत्म हो सकती है। ये इंडिया के रूरल डेवलपमेंट का एक बड़ा सॉल्यूशन है। अब प्रोड्यूसिंग रैंकिंग, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है बायोगैस प्रोडक्शन में, और गुजरात नंबर 2 है बायोगैस प्रोडक्शन में। अगर गुजरात की पर्टिकुलर बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट मेथान सिद्धपुर के पास गुजरात में है। ये कलेक्टिव बेसिस पे, यानी पूरा गांव मिलके चलाता है। और भी प्लांट्स है, ऑपरेशनल है गुजरात में, रुद्रताल, दसकोड़ी तालुका अहमदाबाद में, दंतीवाड़ा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, ये सारी जगह पर भी बायोगैस प्लांट मौजूद है।
और इंडिविजुअल लेवल पे भी और कम्युनिटी लेवल पे भी बायोगैस प्लांट्स इंक्रीजिंगली फंड हो रहे हैं और एक्सपांड हो रहे हैं। इस स्लाइड में दो एनर्जी सोर्सेस कवर करते हैं। पहला है जियोथर्मल एनर्जी, भूमि की गर्मी से एनर्जी। स्टूडेंट्स, धरती के अंदर बहुत गहराई में कोर पे टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, सूरज से भी ज्यादा गर्म होता है। ये हीट कभी कभी धरती की सरफेस तक आती है जेस्टर्स के थ्रू, ये हॉट स्प्रिंग्स के थ्रू, यानी गर्म पानी के बोल सकते हैं, जो गर्म पानी के कुंड आप देखते हो तुलसी श्याम वगैरह में, ये सारे होते हैं जिसके थ्रू गर्मी बाहर आ रही होती है। इस गर्म पानी या स्टीम को हीट मिलती है अंदर से, ये स्टीम वेपर में कन्वर्ट होती है। ये वेपर अनवेट प्रेशर एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर पे और इस प्रेशर से एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को कैप्चर करके जियोथर्मल एनर्जी मिलती है, यानी कि जो गर्म पानी के कुंड होते हैं वहां से जो वेपर, जो भाप आती है, उस भाप से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और गुजरात में हॉट वाटर स्प्रिंग्स है जिसने जियोथर्मल एनर्जी मिलने की पॉसिबिलिटीज है, वो है लसुंद्रा, उनाई, तुवा और तुलसी श्याम। ये गुजरात के हॉट स्प्रिंग्स लोकेशन है। अभी एक्सप्लोरेशन चल रहा है, फ्यूचर में ये गुजरात के लिए एक एडिशनल एनर्जी सोर्स बन सकती है। सेकेंड है टाइडल एनर्जी, समुद्र की लहरों से निकलती हुई एनर्जी। स्टूडेंट्स, समुद्र में जो लहरें क्यों आती है जानते हैं? सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, इन्हीं वजह से समुद्र का पानी उठता है और गिरता है और ये प्रोसेस से क्या होता है कि टाइड यानी कि मौजें, जो लहरें होती है वो बनती है। ये 24 घंटे यानी कि हमेशा कंटिन्यूसली 365 दिन 24 घंटे चलता रहता है। इस पानी की मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा पावर होती है। टाइडल वाटर्स हैव मोर पावर। अब इस पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कैसे करें? एक टरबाइन लगाओ, पानी के मूवमेंट से टरबाइन घूमती है और बिजली जनरेट होती है। ये आइडिया पहली बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया 1910 में फ्रांस ने। दुनिया का पहला टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रांस का था। अब इंडिया की कोस्टलाइन बहुत लंबी है, अप्रोक्सीमेटली 7500 किलोमीटर। इतनी लंबी कोस्टलाइन मतलब टाइडल एनर्जी के बहुत सारा पोटेंशियल है। और गुजरात में स्पेसिफिकली गुल्फ ऑफ कच्छ और गुल्फ ऑफ खंभात, यहाँ टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। दोनों गुल्फ्स में स्ट्रॉन्ग टाइड्स आते हैं, एनर्जी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स, अब इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इतने सारे मिनरल्स पढ़े, आयरन, कॉपर, कोल, पेट्रोलियम, लेकिन एक चीज सोचो, ये सब कब तक चलेंगे? आयरन और लिमिटेड है, कोल खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम के रिजर्व्स घटते जा रहे हैं। ये सब रिसोर्सेज करोड़ों सालों में बने हैं, लेकिन हम इन्हें सिर्फ कुछ हजारों साल में यूज कर रहे हैं। इसलिए आज का सबसे जरूरी टॉपिक है मिनरल प्रिजर्वेशन। पहले समझते हैं प्रिजर्वेशन मतलब क्या है। प्रिजर्वेशन मतलब कि मिनरल्स का एफिशिएंट और वेल प्लान्ड यूज करना, यानी कि सोच समझ के प्लानिंग के साथ मिनरल्स को यूज करना। मतलब ये नहीं कि यूज ही मत करो, मतलब ये है कि सोच समझ के यूज करो, वेस्ट मत करो, उसे प्लान करके यूज करो। आज दुनिया में हर नेशन अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। अपनी डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज कमाया जाता है, लेकिन जब मिनरल्स अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में बिना प्लानिंग के एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो वो तेजी से खत्म होने लगते हैं, और इस बार खत्म हो गया है तो वापस नहीं आएगा। इसलिए मिनरल्स प्रिजर्वेशन आज नेसेसिटी है, ऑप्शन नहीं। इंसान को खुद सोचना होगा, खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखते हैं, मिनरल्स कैसे बचाए। 6 रेमेडीज है, एक एक करके समझते हैं। पहला है यूज ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी। आज कई माइंस में ओल्ड टेक्नोलॉजी से काम होता है जिसमें बहुत वेस्टेज होती है। अगर प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाए माइनिंग में तो जो मिनरल्स निकाला जाता है उसका मैक्सिमम पार्ट यूज हो सकता है, वेस्ट मिनिमम होगा। एग्जाम्पल, कोल माइनिंग में प्रॉपर मशीनरी हो तो कोल टूट के वेस्ट नहीं होगा। सेकेंड है रिसाइकलिंग, ये सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन, ये सब रिसाइकल हो सकते हैं। एक पुरानी कार क्रश करो, उसका आयरन मेल्ट करके नया स्टील बनाओ, पुरानी वायरिंग का कॉपर रीयूज करो, रिसाइकल करो, नया माइन करने की जरूरत कम होगी। थर्ड है ऑल्टरनेट यूज ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स कम क्वांटिटी में है उसको सब्सटीट्यूट ढूंढो। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटेड फ्रॉम कोल। इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से जनरेट होती है उसकी जगह सोलर एनर्जी यूज करो। मतलब कि जहाँ जहाँ जो चीज पॉसिबल है उसका ऑल्टरनेट यूज करना शुरू करो। ऑल्टरनेट यूज से स्कैर्स मिनरल्स पे प्रेशर कम होता है, यानी कि जो मिनरल्स कम होते जा रहे हैं उन पर प्रेशर कम आएगा। फोर्थ रेमेडी है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल मीन्स,
ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है पिछली स्लाइड से। वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, इन्हें इंक्रीजिंगली यूज करो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंक्रीजिंगली यूज करो इसको। जितना ज्यादा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यूज होगी उतना कम कोल और पेट्रोलियम जलाना पड़ेगा, कन्वेंशनल मिनरल्स बचेंगे। फिफ्थ है सस्टेनेबिलिटी। ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एनवायरमेंट की प्योरिटी मेंटेन करो, जो क्लीन एनवायरमेंट आज है वो नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट करो। पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट के लिए काम करो, क्योंकि मिनरल्स के साथ साथ एनवायरमेंट भी एक रिसोर्स है और वो भी प्रिजर्व करना जरूरी है। रेमेडी 6 है प्रॉपर प्लानिंग। पहले कैलकुलेट करो कितने रिजर्व्स है, फिर प्लान करो कितने सालों तक चलेंगे, फिर यूज करो अकॉर्डिंगली। प्रॉपर प्लानिंग से मिनरल्स का लॉन्ग टर्म यूज पॉसिबल है और प्लानिंग से ही मिनरल्स इनहेंस और प्रिजर्व हो सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स, पूरा हमने 2 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को प्रॉपरली कवर किया। चलो अब एक समरी देखते हैं। इस समरी के अंदर हम दोनों पार्ट्स को समराइज करेंगे। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो फटाफट से जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 पूरा हो गया और एक सॉलिड फाइनल रिवीजन करते हैं एग्जाम के लिए। कोर मैसेज है, मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। ये चैप्टर का पहला और लास्ट पॉइंट दोनों है, यानी कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे जो बैकबोन होता है वो होता है मिनरल्स। मिनरल की डेफिनेशन है इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस से बना मैटर सर्टेन केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ। 3 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स है जो याद रखना है, आयरन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बेस है, 4 टाइप के होते हैं और कर्नाटका इसमें लीड करता है। सेकंड है मैग्नीज, स्टील इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडिशा इसमें लीड करता है। थर्ड है कॉपर, पहला मिनरल यूज्ड है जो इंसान ने यूज किया था, झारखंड इसको लीड करता है। फोर्थ है बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम ओर है और इसको ओडिशा लीड करता है। मिक्का, इंडियाज वर्ल्ड नंबर 1, मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिक्का प्रोड्यूस इंडिया करता है जो बिहार लीड करता है। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि जो रिन्यू नहीं हो सकती है, नॉन रिन्यूएबल है, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल, ये सब। नॉन कन्वेंशनल यानी कि जो रिन्यू हो सकती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी, ये सारी चीजें। गुजरात स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये सेक्शन आपको याद रहना चाहिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जामनगर में है। मैक्सिमम सोलर एनर्जी जो है वो इंडिया के गुजरात में डेवलप्ड होती है, जिसके लिए जेडा काम कर रहा है। विंड फार्म्स लांबा, नियर, जामनगर, मांडवी, कच्छ, ये सारी जगह पर आपको देखने मिलेगा। लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व अंकलेश्वर में है। टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट गुल्फ ऑफ कच्छ और गुल्फ ऑफ खंभात में हो रहा है। लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट सिद्धपुर के अंदर है। मिनरल प्रिजर्वेशन के 6 उपाय, यानी कि जिससे हम प्रॉपरली मिनरल को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी, रिसाइकलिंग, ऑल्टरनेट यूज, नॉन कन्वेंशनल, सस्टेनेबिलिटी और प्रॉपर प्लानिंग। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 2 आज यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन एक लास्ट थॉट, आज आपने स्टोन एज से एटॉमिक एज तक की जर्नी पढ़ी, पत्थर से यूरेनियम तक, प्रिमिटिव मैन से स्पेस ट्रैवल तक। हर स्टेप में एक मिनरल था, एक रिसोर्स था, एक एनर्जी सोर्स था। और आज जब ये रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पे है तो जिम्मेदारी आप पर है, आपकी जनरेशन पर है। सोलर पैनल्स लगाओ, सीएनजी यूज करो, रिसाइकल करो, प्लान करो, क्योंकि मिनरल सिर्फ ग्राउंड में नहीं होते हैं, वो फ्यूचर में भी होते हैं अगर आप उन्हें संभाल के रखें तो। सो गाइस, चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। मैं अंकित प्रजापति साइनिंग ऑफ। तब तक आप पढ़ते रहिए जी जान से। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।